एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एग्जाम+21 के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेकर के। कुछ क्वेश्चन को जो कि 19 फरवरी 2021 के, तो इनको लेकर के हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न हैं और क्या क्या चीजें पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है कि पेयजल सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। राइट, पेयजल सर्वेक्षण किस, फटाफट इसके आंसर आप लोग देते रहेंगे कमेंट में। राइट, ड्रिंकिंग वाटर सर्वे इन इज ए इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अल्पसंख्यक मंत्रालय, या फिर कृषि मामले के मंत्रालय, या फिर पर्यटन मिनिस्ट्री। राइट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आपको बता दें, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रिसेंटली जल जीवन मिशन शहरी के तहत पेयजल सर्वेक्षण को स्टार्ट किया है और ये सर्वेक्षण 10 शहरों में आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरई, पटियाला, रोहतक और सूरत और तुमकुर में पायलट आधार पर किया जाएगा। राइट, किया गया है। तो इस सर्वेक्षण में पानी के वितरण और उसके जो है जल निकासी का फिर से जो है जो अपशिष्ट जल बचता है उसका फिर से उपयोग, इसके अलावा जल निकायों की मैपिंग का आकलन भी किया जाएगा। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। तो रिसेंटली संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के किस बेटे को दिल्ली में कब्र खोजने के लिए पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया है? अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन रिसेंटली आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको फिर से जो है पैनल गठित किया है। तो ये कौन सा है, कौन सा मुगल शाहजहां का कौन सा बेटा है? राइट, इसका आपका ऑप्शन सही होगा दारा शिकोह। राइट, दारा शिकोह के जो कि मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज के सबसे बड़े बेटे हैं। तो सरकार ने दारा शिकोह की कब्र की सटीक जानकारी जुटाने के लिए ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक TJ अलोन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यों की टीम का गठन किया है जो कि इस पे काम करेगी और सरकार ने इसके काम के लिए टीम को 3 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है। आपको बता दें कि दारा शिकोह ने सूफीवाद से प्रभावित भगवत गीता और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इतिहास का। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर साइन किए हैं? वर्ल्ड बैंक and government of India recently signed how many $1 million loan agreement for Atal groundwater scheme? $650 million, $450 million, $750 और $950 million। तो आपका इसमें सही ऑप्शन है $450 million। राइट, अटल भूजल योजना का जो उद्देश्य है वह यह है कि भागीदारी है वो भूजल प्रबंधन यानी भूजल मैनेजमेंट से जुड़े हुए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है और अटल भूजल योजना को राष्ट्रीय भूजल प्रबंध सुधार कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये योजना महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में लागू की जाएगी और इस योजना के तहत इन प्रदेशों के 78 जिलों, 193 ब्लॉक और 8,350 गांवों की पंचायतों को शामिल किया जाएगा और इस योजना में किसानों की आय को दुगनी करने में सहायता भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें है कि राष्ट्रीय डंपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशंसात्मक पैनल ने जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर कितने साल का बैन लगा दें? आपको बता दें कि जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यह खिलाड़ियों के बेकार या खराब रवैये की वजह से उनको बहुत मतलब कि उनको क्रिकेट से या किसी भी मतलब कि गेम से उसको बाहर कर सकती है, बैन लगा सकती है उसके ऊपर। तो आपका इसमें ऑप्शन सही होगा 4 साल के लिए बैन लगाया गया है। किसके ऊपर? अमित दहिया के ऊपर। तो अमित दहिया ने पिछले लास्ट ईयर में राष्ट्रीय भाला फेंक ओपन चैंपियनशिप के दौरान क्या किया था, नमूने के लिए अपनी जगह जो है इस तरह से प्रैक्टिस के लिए अपनी जगह किसी और को भेज दिया था। तो ये काफी ज्यादा अनुशासनहीनता मानी गई और अमित दहिया को 16 जुलाई 2019 को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था। नाडा ने अमित दहिया को मामले को फिर से संज्ञान में लिया और 9 जनवरी 2020 को उसके पास इस ADDP के पास भेज दिया और उसने ADDP ने अब दहिया को अस्थायी निलंबन की तारीख से लेकर के 4 साल तक के निलंबन करने का फैसला कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रिसेंटली घोषणा की है
रिसेंटली कुछ घोषणा की है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश को जल्दी ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के दायरे में लाया जाएगा, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के दायरे में लेकर के आएगा। तो इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट Jitendra Singh recently announced which union territory will soon be brought under the purview of the Central Administration Tribunal। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इन्होंने कैट के अंतर्गत लाया है। तो जितेंद्र सिंह ने कैट को अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान जितेंद्र सिंह ने कैट के नोडल विभाग के प्रभारी भी वहां पे मौजूद थे, और जितेंद्र सिंह ने कहा कि कैट के पास जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से संबंधित मामलों और मुद्दों को संभालने का अधिकार क्षेत्र होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का एक प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करते ही कैट, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, राइट। तो केंद्र सरकार ने किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर उस राज्य के कार्मिकों के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, उनको एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है कि निम्नलिखित कंसर्न पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई इज ऑफ्टन कॉल्ड हॉट मनी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रायः हॉट मनी कहा जाता है। एफपीआई निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों में सीधे स्वामित्व प्रदान नहीं करता है, राइट। FPI does not provide direct ownership of financial assets to the investor। FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा है जिसे भुगतान संतुलन पर दिखाया जाता है। FPI is a part of country's capital account that is shown on the balance of payment। तो इन ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत ही ध्यान से देख करके करना होता है। अगर यहाँ पर सही नहीं या असत्य लिख दिया जाता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपके इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं, एक बार आराम से इस MCQs को पढ़िए और इन चारों में से बताइए कि कौन कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं, राइट। तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन 1, 2, 3 यानी तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। तो एफपीआई क्या है, एफपीआई को प्रायः हॉट मनी ही कहा जाता है। इससे पहला कथन आपका सही हो जाता है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में से पलायन करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। एफडीआई की तुलना में एफडीआई जो है एफपीआई की तुलना में अधिक लिक्विड और कम जोखिम भरा हुआ होता है। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई में प्रतिभूतियां और विदेशी निवेशकों के द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई अन्य वित्तीय संपत्तियां भी शामिल होती हैं। यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों में सीधे स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत यह क्या है, अधिक लिक्विड है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसे एडीआर भी कहते हैं, और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसे जीडीआर भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। एफपीआई जो है किसी भी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और वह उस देश के भुगतान संतुलन यानी बीओपी की स्थिति को प्रदर्शित करता है। और बीओपी सामान्यतः 1 वर्ष की समयावधि के दौरान किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन देन के लेखांकन का विवरण भी होता है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा वर्ष 2014 के नए एफपीआई विनियमों की जगह 2019 में नया एफपीआई विनिमय लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, और उन स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हेमरेज सेप्टिसीमिया एक संक्रामक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, राइट। इसके अलावा करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य की वनस्पति शुष्क पर्णपाती प्रकार की है, राइट। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। इनमें से आपका कौन सा कथन सही है, राइट। तो आपका हेमरेज सेप्टिसिमिया अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा है, ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन आपका ये कथन क्या है, गलत है, और बाकी आपके दोनों कथन सही हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी कालाहांडी जिले में स्थित करालपट्टी वन्यजीव में अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई। ये क्या है, ये जानवरों की संक्रामक बीमारी है, जिसको क्या बोलते हैं, पस्टेला मुल्टोसिडा नाम के एक संक्रामक बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है, जो कि कैसे है, दूषित जल या मिट्टी के संपर्क में आने से होता है। हेमरेज सेप्टिसिमिया जो है, जिस तरह से मानव के अंदर निमोनिया होता है, ऐसे ही जानवरों के अंदर उनके फेफड़े पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, जिससे जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। तो करालापट वन्यजीव अभ्यारण्य में शुष्क पर्णपाती प्रकार की ही वनस्पतियां हैं, और इस उद्यान में लुप्त खारे पानी के मगरमच्छ सबसे बड़ा समूह निवास करता है। तो आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
8वें प्रश्न की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित में से किसने गूगल क्लाउड इंडिया के साथ क्लाउड गोद लेने और भारतीय व्यवसायों को बदलने के लिए साझेदारी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड इंडिया टू ड्राइव क्लाउड एडॉप्शन एंड ट्रांसफॉर्म इंडियन बिजनेस? टाटा कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस कम्युनिकेशन। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? राइट, तो आपका विकल्प सही है कौन सा? भारती एयरटेल, सॉरी, आपका विकल्प सही है टाटा कम्युनिकेशन। राइट, टाटा कम्युनिकेशन ने साझेदारी की है। टाटा कम्युनिकेशन और गूगल क्लाउड इंडिया ने क्लाउड अपनाने और भारतीय व्यवसायों, क्लाउड मतलब इकट्ठा कोई समूह को अपनाने और भारतीय व्यवसायों को बदलने के लिए साझेदारी किया है। और इस साझेदारी के कारण टाटा कम्युनिकेशन ने IZO प्रबंधित क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से गूगल क्लाउड सेवाओं को तैनात और एक्सेस करने में सक्षम होंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है अमेजन भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण शुरू करने के लिए एक विनिर्माण लाइन स्थापित करेगा? वेयर विल अमेजन सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग लाइन टू begin manufacturing of electronic products in India? हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, इनमें से कहाँ पे सही है? तो आपका ऑप्शन सही होगा चेन्नई। तो अमेजन इंडिया 2021 में के अंत तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण स्टार्ट कर देगा और शुरुआत में कंपनी भारत में अमेजन फायर टीवी स्टिक का उत्पादन करेगी, जो कि अमेजन चेन्नई का में एक विनिर्माण लाइन स्थापित भी करेगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द प्रेसिडेंट्स स्टेट? राष्ट्रपति भवन केंद्र स्थल, राष्ट्रपति भवन संगीत स्टेडियम, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय या फिर राष्ट्रपति भवन ओपन थिएटर? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा राष्ट्रपति भवन केंद्र स्थल का इन्होंने उद्घाटन किया है। 16 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में क्रीड़ा स्थली का भी उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति भवन क्रीड़ा स्थल में फुटबॉल ग्राउंड और बास्केटबॉल कोर्ट शामिल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे केंद्र स्थल का स्थापना किया हुआ है। तो 11वें क्वेश्चन पे तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के साथ संबंध में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में, पहला स्टेटमेंट है, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का पहला संस्करण जारी किया। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को शिक्षा मंत्रालय के तहत एक संस्थान द्वारा लाया गया है। तो इनका कौन सा सही है? पहला, दूसरा या फिर दोनों? या फिर दोनों आपके सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही होगा? तो आपके दोनों इसमें क्या है? सही नहीं है। आपको क्या चूज करना था? सही नहीं चूज करना था। क्लियर। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो कि कौन है? थावरचंद गहलोत, इनके द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। भारतीय सांकेतिक भाषा यानी ISL इंडियन साइन लैंग्वेज शब्दकोश के तीसरे संस्करण में लगभग 10,000 शब्द हैं, जिनमें 6,000 शब्द पहले के हैं। तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने इस डिक्शनरी को निकाला है, जो है इसको लाया है, लॉन्च किया है। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें है ई छावनी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ई छावनी पोर्टल? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया और यह देश भर के छावनी बोर्डों के निवासियों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करेगा। राइट, तो इनमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सही कथन कौन सा है। एंड राइट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा कौन सा? एक और दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। क्लियर, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि देश भर के 62 छावनी बोर्डों के निवासियों के लिए ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं उनको देगा, प्रदान करेगा। और ये पोर्टल ईगो फाउंडेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको BEL कहते हैं, महानिदेशक रक्षा संपदा, जिसको DGDE कहते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के द्वारा विकसित किया गया है। छावनी क्षेत्रों के निवासी इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी नागरिक शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली किरण बेदी को पांडिचेरी के उपराज्यपाल से हटाया गया है, तो वर्तमान में उपराज्यपाल कौन सा है? मेरे क्वेश्चन में पहला आंसर आपका यहाँ पे तो नहीं होगा, बाकी 3 में से आपको सही करना है। तो आपके सही आंसर होंगे कौन से? तमिलिसाई सौंदरराजन। राइट, ये तमिलिसाई सौंदरराजन है। इनको तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई को पांडिचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण बेदी अभी तक पांडिचेरी के उपराज्यपाल के रूप में थी, उनको अभी हटा दिया गया है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में न्यायमूर्ति रामजोस का निधन हो गया है, जो कि झारखंड के राज्यपाल भी रहे हैं, बिहार में भी रहे हैं। इनमें से उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? हिस्ट्री लीगल बैटल, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ड्रामा द ग्लोबल एथिक, और इनमें से सभी कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? तो आपके लिए ऑप्शन सही होगा कौन सा? सारी किताबों को इन्होंने लिख रखा है। ये एक न्यायविद यानी जज रहे हैं, जो कि 28 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनके द्वारा किताब लिखी गई है सीड्स ऑफ मॉडर्न पब्लिक लॉ इन एंशिएंट इंडिया जूरिस्प्रूडेंस, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, ड्रामा द ग्लोबल एथिक, हिस्ट्री लीगल बैटल। तो ये सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं कि स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर, स्कॉच सीएम हु हैज बीन कॉन्फरेड द स्कॉच सीएम ऑफ ईयर, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आपका ऑप्शन सही होगा वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। इनको जो है स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, जो कि कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने राज्य में उनकी शासन परियोजनाओं के लिए इसको चुना गया है। उन्होंने कुछ क्रांतिकारी पहल भी की है, जैसे कि गांव स्तर की खरीद के लिए रैथू भरो केंद्र खोला गया है, केंद्र उन्होंने खोला है। मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए चौथा योजना स्टार्ट की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा और अभय नाम के पहल को भी इसी तरह से किया है। राइट, तो इस सारी चीजों के लिए इनको जो है स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया है। तो आज के एमसीक्यू को यही पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।